हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर बीएड सेमेस्टर 2 की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मेरे साथ आप नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट 2 की पढ़ाई कर रहे हैं और नॉलेज एंड करिकुलम में हम कई सारे टॉपिक्स अभी तक कवर कर चुके हैं। आपको पता है कि हमने नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। पिछले वीडियो में हमने इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग को समझा था, उससे पहले हमने रीजनिंग को समझा था और उसके बाद हमने इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग को समझा है। और आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे आज के वीडियो में वो है एनालिसिस। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एनालिसिस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और साथ साथ में हम ये जानेंगे कि रीज़न और एनालिसिस के बीच में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंस बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एनालिसिस, जिसे हम हिंदी में विश्लेषण कहते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रीजनिंग और एनालिसिस को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि नॉलेज के सारे एस्पेक्ट को हम समझ सकें। नॉलेज के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं जिससे हमें नॉलेज मिलता है या नॉलेज ग्रहण किया जा सकता है, उन सारे एस्पेक्ट को हम इस टॉपिक में कवर कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। एनालिसिस इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम कैरिकुलम को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, आज हम एनालिसिस को कवर करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं और रीजनिंग और एनालिसिस के बीच के अंतर को समझने की आज कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एनालिसिस को समझते हैं, जिसे हम हिंदी में विश्लेषण कहते हैं कि एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक इनटू स्मॉलर पार्ट्स। वेरी सिंपल। एनालिसिस यानी कि विश्लेषण एक प्रोसेस है जिससे कि हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को तोड़ते हैं उसके छोटे छोटे पार्ट्स में। कहने का मतलब ये है कि विश्लेषण एक जटिल विषय को छोटे छोटे भागों में तोड़ने की प्रक्रिया है। जब भी हम किसी जटिल विषय को, किसी बड़े विषय को या किसी टॉपिक को, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, किसी जटिल विषय को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बेटर, ताकि हम उसे बेहतर तरीके से समझ सकें, उसे हम बेहतर ढंग से समझा जा सके। इसलिए हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में अलग करते हैं, तोड़ते हैं। उसे हम एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। एनालाइजिंग द फैक्ट्स एंड इवैल्यूएटिंग द फैक्ट्स and breaking the various components and exposing its interrelation and arriving at a certain result is called analysis। कहने का मतलब ये है कि analyzing the fact का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास तथ्य उपलब्ध है उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसके इंटररिलेशनशिप को समझकर किसी एक रिज़ल्ट पे पहुंचना, किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचना ही एनालिसिस कहलाता है। मतलब कि तथ्यों को जब हम व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं, उन्हें अलग अलग भागों में तोड़ते हैं, अलग अलग घटकों में तोड़कर उसके अंतर संबंधों को उजागर करके एक निश्चित परिणाम तक, एक कन्फाइंड रिज़ल्ट तक जब हम पहुंचते हैं तो उसे हम विश्लेषण कहते हैं। किसी भी विषय वस्तु का विश्लेषण करने का मतलब ही यही होता है कि हम उसकी जटिलता को समाप्त करें, हम उसे बिल्कुल सरल शब्दों में, सरल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और हर एक पार्ट को बढ़िया से समझे, अच्छे तरीके से उसे बेहतर ढंग से समझे। उसी को ही हम एनालिसिस करना कहते हैं। द फैक्ट्स अवेलेबल अंडर दिस आर स्टडीड इंडिविजुअली। और इसमें जितने भी फैक्ट्स उपलब्ध होते हैं उसे हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं, इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, एंड बेस्ड ऑन द स्टडी वेरियस आर्ग्यूमेंट्स एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन। और उसी स्टडी पे बेस करके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट और बहुत सारे कंक्लूजन हम निकालते हैं। ये जो होता है एनालिसिस इज़ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो यूज फॉर दिस। इसमें हम हर तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को, किसी भी फैक्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट को क्लैरिफाई करते हैं स्टडी करने के बाद।
मतलब इसमें कारणों और प्रभाव के संबंधों को समझकर समस्या को हल करने और निर्णय लेने का आधार प्रदान करता है। तो इसके अंतर्गत जो उपलब्ध तथ्य होते हैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पे अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले तो उसे अलग अलग निश्चित टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, उसे अलग अलग अध्ययन किया जाता है और अध्ययन के आधार पर विभिन्न तर्कों का निष्कर्ष निकालते हैं। और विश्लेषण जो होता है वो किसी भी तथ्य के हर एक पहलू पर होता है, चाहे वो सकारात्मक पहलू हो या वो नकारात्मक पहलू हो। और अध्ययन के उपरांत जो स्पष्ट किया जाता है, जो स्पष्ट रिजल्ट या हल निकल के आता है, इसके लिए निरीक्षण और जांच शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसे ही हम एनालिसिस या विश्लेषण कहते हैं। आइए अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि विश्लेषण की क्या परिभाषाएं हैं। एनालिसिस के डेफिनेशन को आइए समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जैन ए सुबिन के अनुसार किसी तथ्य का व्यवस्थित रूप से संग्रह और अध्ययन करना है जिससे उसे सरल रूप में स्पष्ट कर निष्कर्ष निकाले जा सके। तो एनालिसिस इज द मेथडिकल स्टडी ऑफ डाटा इन ऑर्डर टू डिफाइन टू ऑब्टेन आउटकम। तो जब हम इसको व्यवस्थित रूप से किसी भी संग्रह का अध्ययन करते हैं और उसे सरल रूप में स्पष्ट करके उसका निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे एनालिसिस कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेल यॉर्डर के अनुसार एनालिसिस इज अ प्रोसेस विच असाइंड टू इंडिविजुअल डाटा एंड मेक इट थ्रू द प्लानिंग। विश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित प्रत्येक तथ्य को योजनाबद्ध तरीके से खोजकर अंकित किया जा सके। हम जिसका एप्रोप्रिएट एनालिसिस कर सके, रिजल्ट निकाल सके, उसे ही हम विश्लेषण या एनालिसिस कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आइए अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषताओं को समझते हैं। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप अपने पास लिख सकते हैं कि विश्लेषण वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। द एनालिसिस यूजेस साइंटिफिक मेथड, इसमें साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंतर्गत अनुभवजन्य तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। अंडर दिस इवैल्यूएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल फैक्ट्स। जो हमारे पास एम्पेरिकल फैक्ट मौजूद होते हैं, जन्य तथ्य मौजूद होते हैं, उसी के आधार पर इवैल्यूएशन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के विश्लेषण से प्राकृतिक विज्ञान के विश्लेषण में भिन्नता होती है। जब हम सोशल साइंस का एनालिसिस करते हैं और जब हम नेचुरल साइंस का एनालिसिस करते हैं तो उन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस ऑफ सोशल साइंस एंड एनालिसिस ऑफ नेचुरल साइंस। सो इट वैरीज। विश्लेषण में तथ्यों को समझने हेतु विश्लेषणकर्ता के तथ्यों से संबंधित अनुभव की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि एनालिसिस वही कर सकता है जिसको एनालिसिस करने का एक्सपीरियंस हो। तो एनालिस्ट के पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स इन एन एनालिसिस द एनालिस्ट नीड टू हैव एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द फैक्ट। उस फैक्ट से रिलेटेड जो एनालिस्ट होगा उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास उसका नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट इज विश्लेषण बौद्धिक गतिविधियों को व्यवहारिक अनुप्रयोगों की ओर निर्देशित करता है। द एनालिसिस डायरेक्ट्स इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ टूवर्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एनालिसिस इसलिए किया जाता है कि जो भी हमारे पास इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं उसे हम किस प्रकार से प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, प्रैक्टिकली उन चीज़ों का हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए भी एनालिसिस किया जाता है। विश्लेषण एक सामाजिक संदर्भ में किया जाता है और इसमें व्यक्तिपरक निर्णय, वरीयताएं और मूल्य शामिल हैं। दैट मीन्स एनालिसिस इज़ डन इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। हम हमेशा इसे सोशल कॉन्टेक्स्ट में ही करते हैं और इसमें क्या इंक्लूड होता है, सब्जेक्टिव जजमेंट, प्रेफरेंसेस एंड वैल्यूज़। जो हमारी वैल्यूज़ है, हमारे जजमेंट्स है, हमारी जो प्रेफरेंसेस है, वो सारी चीज़ें एनालिसिस में इंक्लूड होती हैं। उसके बाद देखिए विचारधारा, विश्वास एवं धारणाएं विश्लेषण में तथ्यों की व्याख्या को प्रभावित करते हैं। तो जो हमारे आइडियोलॉजिकल बिलीव्स हैं, जो हमें पहले से हमारी जो विचारधारा है, पहले से जो हमारे विश्वास बने हुए हैं या जो हमारी धारणाएं बनी हुई हैं, हमारे परसेप्शन बने हुए हैं, वो प्रभावित करते हैं हमारे एनालिसिस के फैक्ट्स को।
ठीक है। इन्फ्लुएंसेस द इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स इन एनालिसिस, जो हमारा फैक्ट्स के द्वारा जो एनालिसिस होता है, हम जो एनालिसिस करते हैं, जो इंटरप्रेट करते हैं, उसको प्रभावित करता है जो हमारी आइडियोलॉजिकल बिलीव्स हैं और जो हमारे परसेप्शंस हैं। तो जो हमारी पहले की विचारधाराएं हैं, धारणाएं हैं, वो सब हमारे एनालिसिस को प्रभावित करते हैं। योजनाबद्ध परिवर्तन प्रक्रिया में विश्लेषण का उद्देश्य निर्णय लेने की सुविधा है। कहने का मतलब ये है कि द पर्पस ऑफ एनालिसिस इन द प्लान्ड चेंज प्रोसेस इज़ टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। एनालिसिस इसीलिए किया जाता है ताकि हम किसी भी जटिलता को ईजिली उसमें डिसीजन मेकिंग ले सके। हम निर्णय लेने की सुविधा के लिए ही किसी विषय वस्तु में एनालिसिस करते हैं। विश्लेषण परिवर्तन के अवसरों की प्रकृति और गतिशीलता एवं संभावित प्रतिक्रियाओं की प्रासंगिकता को स्पष्ट करता है। तो एनालिसिस एक्सप्लेन द नेचर एंड डायनामिक्स ऑफ चेंज अपॉर्चुनिटीज़ एंड द रेलेवेंस ऑफ पोटेंशियल रिस्पॉन्सेज। तो एनालिसिस क्या एक्सप्लेन करता है, जो भी अभी डायनामिक हमारे चेंजेस हैं या जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, एंड रेलेवेंस ऑफ पोटेंशियल रिस्पॉन्सेज, जो भी आज के टाइम पे हमारे पास पोटेंशियल रिस्पॉन्सेज हैं, उन सब की क्या प्रभावशीलता है, इन सब चीज़ों को एनालिसिस एक्सप्लेन करता है। विश्लेषण व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए उन्मुख होता है। द एनालिसिस इज़ ओरिएंटेड टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये व्यवहारिक होता है ताकि हम किसी भी इंटेलेक्चुअल चीज़ को प्रैक्टिकली यूज़ कर सके, इसलिए विश्लेषण की आवश्यकता होती है, एनालिसिस की आवश्यकता होती है। डियर स्टूडेंट, आइए हम ये जान लेते हैं फटाफट से कि रीज़न में और एनालिसिस में क्या अंतर है। इससे पहले आप रीजनिंग यानी कि तर्क को समझ चुके हैं कि तर्क क्या होता है। आज हम ये देखते हैं साथ साथ कि तर्क और विश्लेषण के बीच में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है दोनों में। तो इसको आप ध्यान से देखिए कि तर्क जो होता है वो सोच समझकर निष्कर्ष निकालने की मानसिकता की शक्ति को तर्क कहते हैं। उसमें हम सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं। तो वो जो हमारी मानसिक शक्ति होती है वो तर्क होती है, उसे हम रीजनिंग कहते हैं। लेकिन जो एनालिसिस होता है वो उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण कर एक निश्चित परिणाम देना विश्लेषण है। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल फैक्ट्स हैं, जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं, उन्हीं को ही हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद एक निश्चित डिसीजन लेते हैं, निश्चित परिणाम देते हैं, उसको हम एनालिसिस कहते हैं। तो ये फ़र्क है दोनों में। ये वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के लिए आवश्यक होता है। तर्क रीजनिंग जो है, इससे हम साइंटिफिक नॉलेज के लिए भी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा साइंटिफिक नॉलेज का डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए रीजनिंग ज़रूरी है। लेकिन एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है ताकि विश्लेषण में तथ्यों को समझने हेतु और विश्लेषणकर्ता को तथ्यों से संबंधित अनुभव की आवश्यकता होती है। तो उन तथ्यों को हम समझ सकें, उससे संबंधित अगर हमारे पास नॉलेज है तभी हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो तथ्यों को समझने के लिए एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जबकि रीजनिंग जो है वो वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के लिए आवश्यक होता है। तर्क उचित और अनुचित दोनों प्रकार का हो सकता है। रीजनिंग वैलिड भी हो सकती है, इनवैलिड भी हो सकती है, लेकिन विश्लेषण जो होता है, एनालिसिस जो होता है, वो सभी प्रकार के तथ्यों का किया जाता है। अगर उचित तथ्य हैं तो भी उसका विश्लेषण किया जा सकता है, और अगर अनुचित तथ्य है या ऐसे तथ्य है जो अनुचित है, जो सही नहीं है, उनका भी विश्लेषण किया जा सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस ये होता है, तर्क व्यक्ति के ज्ञान एवं उसे समय अनुसार प्रस्तुत करने की क्षमता को प्रस्तुत करता है। मतलब रीजनिंग जो होता है वो एक इंडिविजुअल का कितना नॉलेज है और उसके टाइमिंग के अनुसार वो उसे प्रस्तुत करता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो प्रदर्शित करता है रीजनिंग। लेकिन जो एनालिसिस होता है वो व्यक्ति के अवबोध, व्यक्ति की जो समझ है को प्रदर्शित करता है और विभिन्न तथ्यों में सह संबंध को बताता है। वो ये ज़रूर आपको बताएगा कि दो तथ्यों के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है रीजनिंग और एनालिसिस का। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने देखा है कि एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और एनालिसिस और रीजनिंग में क्या फ़र्क होता है। तो आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा एरिया है जो आपको नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ आज की क्लास में मुझसे जुड़िए और अपने सवाल मुझसे कीजिए। अगले वीडियो में हम आगे की स्टडी को कवर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।